डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, फर्स्ट लाइन में देखो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके राइट वाला जो वहाँ पे बॉक्स है उसमें लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो नॉर्मली अगर आपको कोई पूछे कि एक्सपेंस को मेन दो पार्ट में आप डिवाइड करो, ओके, दो पार्ट में आप क्लासीफाई करो एक्सपेंस को, तो आप नॉर्मली क्या बोल सकते हो उनको कि एक होते वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इट मीन्स टोटल कॉस्ट और टोटल एक्सपेंस of the organization can be divided into two parts. One is a direct expense and other is a indirect expense. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी हम थोड़ा डिटेल अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में पहले पढ़ लेते, दैट इज तीन कौन से पार्ट हो गए अगर डायरेक्ट एक्सपेंस की हम बात करें तो यहाँ पे होगा मटेरियल्स, लेबर और एक्सपेंस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब वहाँ पे लिखा भी है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का शॉर्ट में मैंने मीनिंग क्या लिखा है, दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं डायरेक्ट, और इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस आएंगे दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से इतने रिलेट नहीं करते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में होगा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं होता। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हम कहाँ पे लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, उसके एक्सपेंस सारे वहाँ पे लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल, तो अगर मटेरियल नहीं है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो मटेरियल जितने भी होंगे वो कहाँ पे हम लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो वंस अगेन रिवाइज करवाता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना कि टोटल एक्सपेंस और टोटल कॉस्ट of any organization can be divided into two parts. One is a direct expense and other is a indirect expense. Direct expense का meaning क्या है, the expense which are directly related to manufacturing activities. जो एक्सपेंस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हो उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ इतने रिलेट नहीं करते उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को तीन कैटेगरीज में यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। ओके, अब ये एक्सपेंस कौन से हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड हो गई है। okay? तो फर्स्ट देखो यहाँ पे मटेरियल, फर्स्ट यहाँ पे है मटेरियल। ओके, तो मटेरियल का मीनिंग कैसे डिफाइन किया हमने, यूज इन फाइनल प्रोडक्ट। ओके, कौन सा मटेरियल आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, जो फाइनल प्रोडक्ट में यूज हुआ होगा वो, मतलब ये प्रोडक्ट देख के आप बता सकते हो कि उसमें ये मटेरियल यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो दैट इज पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कैन बी सीन इन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा पता चलेगा स्टूडेंट। देखो एग्जाम्पल पेन, तो पेन इज अ फाइनल प्रोडक्ट, तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई लाइक प्लास्टिक और इंक। ओके, अगर पेन को देख के आप इजीली बता सकते हो कि इसमें कुछ प्लास्टिक यूज हुआ है या और कुछ इंक यूज हुआ और एक्सेट्रा। ओके, मतलब और भी, तो पेन को देख के जो आप आइडेंटिफाई कर सको कि सो एंड सो टाइप का मटेरियल इसमें यूज हुआ है, तो वो मटेरियल कौन से कैटेगरी में आएगा, मटेरियल तो है स्टूडेंट देखो, पर यहाँ पे कौन सा आएगा, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल बोलना है उसको। ओके, तो यहाँ पे वंस अगेन लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ओके, और एक एग्जांपल देखो वहां पे शर्ट। ठीक, तो शर्ट को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसमें कि क्लॉथ कितना यूज हुआ है, बटन कितने यूज हुए, थ्रेड कितने यूज हुए। तो शर्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, थ्रेड, क्लॉथ और बटन, तो वो तीनों का मटेरियल का कॉस्ट किसमें इन्वॉल्व होगा, डायरेक्ट मटेरियल। ओके, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देखो लेबर। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट चाहिए वहां पे डायरेक्ट मटेरियल, ओके, और उसके बाद चाहिए वहां पे डायरेक्ट लेबर। ओके, अगर मैं यहाँ पे और स्पेसिफाई करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज डायरेक्ट लेबर, दैट इज ह्यूमन एफर्ट। ओके, तो मटेरियल परचेस करने से आपका काम नहीं चलने वाला, वो मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके, ऐसे आपको लेबर भी चाहिए। ओके, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट लेबर, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा देखो, ह्यूमन एफर्ट्स। ओके, वर्कर्स इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स नहीं है, लेबर नहीं है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं चल सकती, परफॉर्म नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए उसको भी क्या किया है वहाँ पे,
डायरेक्ट एक्सपेंस में इन्वॉल्व किया है। एंड थर्ड वन इज अ एक्सपेंस, कि वहां पे भी लिख देते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखा है उसमें देखो, प्रिंटिंग एक्सपेंस ऑन प्रोडक्ट, तो वो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है कि प्रोडक्ट होगा वो कभी भी प्लेन आपको नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। ओके, प्रोडक्ट में लाइक पेन आप परचेस करते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रिंटिंग करवाया होता है, तो वो भी क्या है आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड रिमेनिंग एक्सपेंस, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो भी वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो वंस अगेन सबसे पहले टोटल कॉस्ट और टोटल एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड अदर इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, तो सबसे पहले उनको मटेरियल चाहिए फिनिश गुड बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके ऐसे लेबर चाहिए, और कुछ अदर एक्सपेंस होते हैं। तो तीन कैटेगरी में वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और उसके नीचे क्या लिखा है देखो यहाँ पे, दैट इज लास्ट के दो सेंटेंस, कैन बी इजीली कैलकुलेटेड पर यूनिट। ओके, पर यूनिट आप इजीली डायरेक्ट जो मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना यूज हुआ है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मोर कंट्रोल रिक्वायर्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके सर, ऐसा क्यों लिखा है? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट मटेरियल मतलब पर यूनिट आपको उसमें यूज करना है, कि एक यूनिट में आप जितना फॉर एग्जांपल क्लोथ यूज कर रहे हो शर्ट बनाने में, उसमें 1% या 5% भी आपने ज़्यादा यूज किया तो हर एक शर्ट में क्या होगा 5% इंक्रीज होते जाएंगे, तो आपका कॉस्ट इतना ही इंक्रीज होगा। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट पर यूनिट और पर प्रोडक्ट इंकर करते हो आप। ओके, तो अगर उसमें आपने वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसीलिए उस पर ज़्यादा कंट्रोल करना है, बिकॉज पर यूनिट वो वहाँ पे इंकर होता है। नेक्स्ट देखो वहाँ पे क्या, अगर ये तीनों का हम टोटल करें, ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट मतलब प्राइमरी, ये इंकर्ड आपको करना ही पड़ेगा। ओके, प्राइम मतलब प्राइमरी जो मेन होता है, कि मेन कॉस्ट भी उसको बोल सकते हो। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना आप कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। ओके, इसीलिए उसको क्या बोला है वहाँ पे, प्राइम कॉस्ट, या आप बोल सकते हो प्राइमरी कॉस्ट और मेन कॉस्ट। तो स्टूडेंट क्लियर हुआ मीनिंग डायरेक्ट एक्सपेंस में तीन कैटेगरीज से, यस और नो? यस सर। अब देखते हैं वहाँ पे देखो, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने मीनिंग तो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होता क्या है, दोज एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, या आप बोल सकते हो द एक्सपेंस विच आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए नहीं है। ओके, उसका कोई वहाँ पे रिलेटेड नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें भी तीन कैटेगरी सेम आएगी स्टूडेंट, देखो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, तो मटेरियल में क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें एग्जांपल देखो क्या लिखा है, ऑयल, फ्यूल यूज टू ऑपरेट मशीनरी। तो देखो ये भी एक मटेरियल का ही टाइप से स्टूडेंट, जो आपको चाहिए अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो, पर ये प्रोडक्ट का वहाँ पे पार्ट नहीं बनता। ऑयल और फ्यूल यूज टू ऑपरेट मशीनरी, मशीनरी ऑपरेट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यू नीड सम ऑयल और फ्यूल टू ऑपरेट द मशीनरी इन अ स्मूथ वे, पर यहाँ पे ये प्रोडक्ट के पार्ट नहीं बनते। क्या लिखा है देखो ऊपर, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसीलिए उसको मटेरियल ही बोला जाता है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलते उसको। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज लेबर और ह्यूमन एफर्ट्स। ओके, तो वहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ दोनों का वहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ पे लाइक मैनेजर को सैलरी पे करते हो। ओके, तो वो भी एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मैनेजर सैलरी, तो ह्यूमन एफर्ट्स तो वहाँ पे भी लगते हैं स्टूडेंट। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चलाने के लिए भी ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए। ओके, कंपनी को मैनेज करने के लिए भी मैनेजर्स चाहिए, वो भी उसके खुद के ह्यूमन एफर्ट्स वहाँ पे लगाता है, पर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से इतना रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसको हमने कौन सी कैटेगरी में रखा,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और लास्ट में देखो रिमेनिंग एक्सपेंस, ओके, जो प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं, के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के साथ उसका कुछ वंस अगेन लेना देना नहीं है, इसलिए उसको भी कहाँ पे लिखा है, एक्सपेंस में, ओके। फिर उसके नीचे देखो वहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड पर यूनिट। तो पर यूनिट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के साथ डायरेक्ट कुछ रिलेशन उसका है नहीं, ओके। कि मैनेजर सैलरी फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो, तो पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैनेजर की सैलरी कितनी आप पे कर रहे हो, ओके, वो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। फ्यूल आप यूज़ करो मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, तो एक यूनिट पे कितना फ्यूल यूज़ हुआ मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, वो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। तो पर यूनिट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो इजीली पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज दे विल बिकम द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो एक यूनिट में से आप बोल सकते हो कि इतना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इजीली आप पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। मोर कंट्रोल नॉट रिक्वायर्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। और यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखना था, ओके। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे इतना कंट्रोल आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके, बिकॉज वो पर यूनिट इंकर नहीं होते। पर अगर डायरेक्ट एक्सपेंस में 2-3% कॉस्ट भी इंक्रीज होगा या वेस्टेज कर दिया, तो फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल यूनिट वो वेस्टेज होता ही जाएगा। पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप थोड़ा कम कंट्रोल रखोगे तो भी चलेगा वहाँ पे, बिकॉज प्रोडक्शन के साथ वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा उतना। अब नॉर्मली देखो वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को और एक लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या बोल सकते हो हम, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट। कौन कौन से मेन कैटेगरीज उसमें, तो देखो नंबर 2 दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अलावा फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंस होते हैं तो उसको वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जाता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वो भी इनडायरेक्ट में आएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ओके। और तीनों का अगर आप टोटल करते हो तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, जो आपका यूनिट नंबर 3 है। तो यहाँ पे बेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, ओके। तो वंस अगेन थोड़ा रिवाइज कर लेते, ध्यान देना कि टोटल कॉस्ट और टोटल एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड अदर इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर दोनों का मीनिंग क्या है वहाँ पे कि डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस का मतलब ही क्या है वहाँ पे, नाम ही क्या है, दैट इज डायरेक्ट। तो डायरेक्टली जो एक्सपेंस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी में हम रखेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है जो भी एक्सपेंस का, उसको हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 3 कैटेगरीज जो हम डिवाइड करते हैं वो सेम है, ओके, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। पर तीनों में मीनिंग वंस अगेन अलग अलग हो जाएंगे। कि मटेरियल, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो वो फाइनल प्रोडक्ट का वो पार्ट बन जाता है वहाँ पे, और फाइनल प्रोडक्ट देख के आप इजीली बता सकते हो कि सो एंड सो टाइप का मटेरियल उसमें यूज हुआ है, ओके। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर होता है तो फर्नीचर को देख के आप इजीली बता सकते हो कि वहाँ पे वुड यूज हुआ है, ओके, फेविकॉल यूज हुआ है। तो इसी तरह से वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। द मटेरियल विच बिकम्स द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इजीली सीन इन अ फाइनल प्रोडक्ट, कैन बी कंसिडर एज अ डायरेक्ट मटेरियल, ओके। और उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, ओके। पैन को देख के इजीली बता सकते हो आपके प्लास्टिक कितना यूज हुआ है, इंक कितना यूज हुआ है, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। शर्ट देख के आप बता सकते हो कि थ्रेड यूज हुआ है, क्लॉथ यूज हुआ है, बटन यूज हुआ है, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। जो फाइनल प्रोडक्ट को देख के आप बता सको कि सो एंड सो टाइप का मटेरियल यूज हुआ है, और जो मटेरियल आप देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट में उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। फिर मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप लेबर यूज करते हो, ओके, उसको वंस अगेन डायरेक्ट लेबर की कैटेगरीज में वहां पे रखा जाएगा। तो वर्कर्स इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, तो विथआउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और विथआउट वर्कर्स इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म ही नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपके पास वर्कर्स तो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, पर आपके पास मटेरियल ही नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल ही नहीं है, फिर भी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ओके। तो वंस अगेन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, इसलिए उसको वहाँ पे
डायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी में रखा है। वन सेकेंड, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं जो पर प्रोडक्ट आप इंकर करते हो, कि प्रिंटिंग एक्सपेंस ऑन प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ, तो उसको भी वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी में रखा गया है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, कैन बी इजीली कैलकुलेटेड पर प्रॉफिट। ओके, तो प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितना मटेरियल यूज हुआ है, पर प्रोडक्ट कितना लेबर लगा है और प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना हुआ है। तो कंपेयर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस को पर यूनिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और उसमें क्या था, कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड पर यूनिट बिकॉज वो पर प्रोडक्ट इंकर नहीं होता है, और उस पर ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है बिकॉज 2% ज़्यादा क्लोथ यूज़ हुआ तो हर एक शर्ट में क्या होगा, 2% ज़्यादा यूज़ होगा। तो 1000 शर्ट पे 2% ज़्यादा यूज़ होगा फॉर एवरी शर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो कंट्रोल कॉस्ट बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे तीनों का अगर आप टोटल करते हो स्टूडेंट यहाँ पे, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्राइम कॉस्ट कौन सी है वो अगर आप बोले तो आपको क्या आंसर देना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल। ओके, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का अगर हम टोटल कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। ओके, विथआउट इंकरिंग प्राइम कॉस्ट आप फिनिश गुड बना ही नहीं सकते। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट देखो वहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो इनकर तो होते हैं पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्टिविटीज़ के साथ इतना रिलेटेड नहीं है, इतना कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें भी सेम 3 कैटेगरीज है स्टूडेंट वहाँ पे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ओके, तो मटेरियल जरूरी नहीं कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वही यूज होता है। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया कि मशीनरी को अगर अच्छी तरह से ऑपरेट करना हो, कि मशीनरी ऑपरेट, देखो मशीनरी में फ्यूल ही नहीं है तो क्या प्रोडक्शन प्रोसेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। पर ये एक ऐसा मटेरियल है जो फिनिश गुड का पार्ट नहीं बनता, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट मटेरियल में रखा है। कि अगर तीनों जगह पे मुझे लिखना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कैटेगरी में क्यों रखा हमने फ्यूल को, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में यूजफुल तो होता है पर फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, इसीलिए लिखा है देखो, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। लेबर, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में ये यहाँ पे यूज नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैनेजर सैलरी वंस अगेन वो सिर्फ मैनेजमेंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में वो इतने इंटरफियर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे मैनेजर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन एफर्ट्स तो इस डिपार्टमेंट में भी लगता है, पर ये वाला ह्यूमन एफर्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ इतना क्लोज रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे इनडायरेक्ट लेबर। ओके, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या, एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जितने भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन करने के लिए जो एक्सपेंस करते हो, तो रिमेनिंग जितना एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड पर यूनिट। पर यूनिट कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, कि अगर मशीनरी में आप फ्यूल डाल रहे हो और उसको ऑपरेट कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने में कितना फ्यूल यूज़ किया मशीनरी ने वो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो मोर कंट्रोल नॉट रिक्वायर्ड ऑन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें अगर कंट्रोल थोड़ा प्लस माइनस हुआ देन इट इज़ ओके, कि इतना बहुत उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेन 3 जो एक्सपेंस होते हैं, ओके, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का टोटल होके ओवरहेड कॉस्ट बनता था, सॉरी तीनों का टोटल होके प्राइम कॉस्ट बनता था। उसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और तीनों का टोटल होके नॉर्मली क्या बनता है वहाँ पे, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट। ठीक, और ओवरहेड कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू आप बोल सकते हो टोटल कॉस्ट। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। स्टूडेंट क्लियर हुआ है मीनिंग? से यस और नो, एनी डाउट? नो सर। ओके, और नो सर। ओके, तो ये बेस था वहाँ पे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ओके, तो टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट को भी 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों का अगर टोटल कर दे तो प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी 3 कैटेगरी में हमने डिफाइन किया, ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, यहाँ पे अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और तीनों का टोटल करते हो तो वंस अगेन आपको ओवरहेड कॉस्ट मिलेगा। okay? तो उसमें 3 डिपार्टमेंट में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दैट इज 2, 3 एंड 4। तीनों का टोटल करोगे तो ओवरहेड कॉस्ट मिलेगा आपको। okay? तो अभी ये यहाँ पे बेस कंप्लीट हुआ। अब कॉस्ट शीट देखो स्टूडेंट, आपको वहाँ पे कॉस्ट शीट बनाना था, सिलेबस में अभी देखते हैं। देखो यूनिट नंबर 4, नाम क्या है उसका, दैट इज यूनिट कॉस्टिंग एंड रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। द फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। 15 मार्क्स का एग्जाम्पल आ सकता है यूनिवर्सिटी में, एक्सक्लूडिंग टेंडर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करना है टोटल कॉस्ट के बेस पे, कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टोटल कितनी कॉस्ट हुई उसकी डिटेल आपको दी होगी, और आपको बोला होगा कि प्रिपेयर अ डिटेल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो। तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए ये टोटल कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। अब सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है वो अभी देखते हैं स्टूडेंट। देखो ये रहा, ओके, दैट इज द सिंपल कॉस्ट शीट। सर इतनी छोटे कॉस्ट शीट नहीं, अभी वहाँ पे सिंपल कॉस्ट शीट पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिटेल कॉस्ट शीट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर सीक्वेंस कौन से वो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अभी मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट रखा है सिंपल कॉस्ट शीट का, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल कॉस्ट शीट कौन सी आएगी। तो सबसे पहले देखो टाइटल क्या लिखा है, सिंपल कॉस्ट शीट। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट करके आपको एग्जाम्पल आएंगे मेथड 1 में। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा होगा, जैसे आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट था, और बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट था। ओके, तो सिमिलर वे अगर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है तो उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, और वही फॉर्मेट आपको कंपलसरी फॉलो करना है स्टूडेंट। तो वो फॉर्मेट कौन सा है, तो अभी 3-4 स्टेप में सिंपल कॉस्ट शीट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये देखो। ओके, तो सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल। तो सीक्वेंस सर कैसे याद रखें, तो उसका एक वे है याद रखने का, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सबसे पहले कौन सी कॉस्ट वो इंकर करते हैं, कि सबसे पहले अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो सबसे पहले क्या चाहिए स्टूडेंट, रॉ मटेरियल। ओके, और रॉ मटेरियल की जगह आप लिख सकते हो वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल। ओके, यहाँ पे और करके लिख देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल। फिर एक कॉस्ट डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेज। ओके, मतलब रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, फिर दूसरा स्टेप उनको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो रॉ मटेरियल को या फिर डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके, ऐसे लेबर चाहिए। ओके, तो वो आएगा स्टेप नंबर 2, दैट इज डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों जो आपको दिए अलग अलग, वो इसका आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पे, प्राइम कॉस्ट। ओके, अब स्टूडेंट आपको पता चला होगा कि मैंने आपको फर्स्ट जो बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्यों दिया था, ये वाला देखो, ये बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों आपको दिया था। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो 3 होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का टोटल करके हम क्या कैलकुलेट करने वाले, प्राइम कॉस्ट, जो मेन कॉस्ट होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ओके, रॉ मटेरियल परचेस करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सका, ऐसे लेबर वहाँ पे रखना और उनको वेज देना। ओके, लेबर जो डायरेक्ट लेबर होते हैं और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट वाला। उसके बाद क्या होगा कि नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री में भी कुछ वहाँ पे एक्सपेंस होते हैं, इसकी डिटेल मैं बाद में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अलावा भी फैक्ट्री में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री के ओवरहेड में। और प्राइम कॉस्ट ये वाला देखो, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों का अगर हम टोटल कर दे तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, वर्क कॉस्ट। ओके, वर्क कॉस्ट।
वर्क कॉस्ट में वंस अगेन हम अगर ऐड कर दे सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के, तो हमें क्या मिल जाएगा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कितनी हुई। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और लास्ट में सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस करें तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा। ओके, तो एक फॉर्मेट, एक बेसिक सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि कॉस्ट शीट आपको कौन से सीक्वेंस में प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, दैट इज़ टू परचेज द मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल, तो वो लिखो। डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके ऐसे आपको लेबर चाहिए, तो वो एक्सपेंस लिखो, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको तीनों का टोटल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप क्या करना, फिर रिमेनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे रहे स्टूडेंट। देखो वंस अगेन बेसिक एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों लिख दिया आपने। प्राइम कॉस्ट देखो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, वहाँ पे ये वाला। ओके, प्राइम कॉस्ट आपने लिख दिए। प्राइम कॉस्ट के बाद रिमेनिंग 3 एक्सपेंस कौन से आएंगे, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये तीनों ऐड कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो प्रेफरेंस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो भी मैंने सीक्वेंस में ही लिखा है यहाँ पे सिंपल कॉस्ट शीट में, कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री जो सेकंड प्रेफरेंस था वो ऐड करो तो मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। फिर थर्ड प्रेफरेंस था हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो वो ऐड करो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फोर्थ प्रेफरेंस था हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से अगर हम सेल्स रेवेन्यू रिड्यूस कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट क्लियर हुआ मीनिंग सिंपल कॉस्ट शीट से, यस और नो? यस सर। ओके, तो अभी इतने तक रखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि डिटेल कॉस्ट शीट कौन सी। ये सिंपल फॉर्मेट है। 4 कॉस्ट मेन याद रखने के, प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 4 वहाँ पे टाइटल मैंने आपको पढ़ा है बेसिक एक्सप्लेनेशन में। प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए 3 कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, उससे प्राइम कॉस्ट मिलेगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड अगर आप ऐड करते हो देन यू विल गेट द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दो तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल सेल्स रेवेन्यू है, वो माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पे, प्रॉफिट। तो अभी मैंने बेस डिस्कस किया कि कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के लिए देखो ये था वहाँ पे बेसिक एक्सप्लेनेशन। ओके, और उसके बेस पे मैंने एक कॉस्ट शीट का आपको सिर्फ सीक्वेंस बताया अभी, कि अभी डिटेल कॉस्ट शीट तो अभी बाकी है स्टूडेंट, पर ये सीक्वेंस था कि 4 एक्सपेंस में अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर एग्जांपल में क्या आएगा तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो इसका टोटल आपको वहाँ पे दिया नहीं होगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का टोटल 10 लाख रुपीज़ है। एग्जाम्पल में आपको अलग अलग एक्सपेंस दिए होंगे, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड है, कौन सा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है और कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। और उस टाइटल के अंडर में यहाँ पे लिखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसमें डिटेल लिखना पड़ेगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये टोटल 7 एक्सपेंस फॉर एग्जांपल है, इसका टोटल होकर आया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओके, तो कोई भी यहाँ पे टाइटल है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। इसके रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्पल जो एक्सपेंस है वो आपको दिए होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है, कौन सा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लिखना है और कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखना है। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। अभी आप क्या करो, यहाँ पे ये जो 2 मैंने एक्सप्लेन